ये कुछ महीने पहले की बात है। मैं एक वेयर हाउस में नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ, इसीलिए दिन में सोती हूँ और शाम 6 बजे से सुबह 9-10 बजे तक जागती हूँ। आदत से मजबूर छुट्टी के दिनों में भी। उस रात मैं सुबह 4 बजे तक काम पर थी। जैसे ही काम खत्म हुआ मैं सीधे घर की ओर निकल गई। करीब 4 बजे मैं पते पर पहुंची। सड़क सुनसान और शांत थी, लेकिन जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने देखा कि ड्राइववे के ठीक बगल में एक अजनबी कार खड़ी थी। मैंने उसके बगल से गुजरते हुए अपनी गाड़ी धीमी की। वो एक पुरानी काली सीडान थी जिसकी खिड़कियां बेहद काली थी। मैं अंदर कुछ भी नहीं देख पाई और उसकी सभी लाइटें बंद थी। मैंने अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी की और अंदर जाने से पहले एक बार फिर ड्राइववे की ओर देखा। हमारा पड़ोस ऐसा है कि हर घर के बीच अच्छी खासी दूरी होती है, इसीलिए किसी भी घर में जाने पर आमतौर पर ठीक बगल में पार्किंग की जगह मिल ही जाती है। इसीलिए मेरे घर के सामने पार्क करना अजीब लगा, जबकि सड़क पर कई जगहें खाली थी। पहले मैंने सोचा शायद पड़ोसी के किसी मेहमान की गाड़ी हो सकता हो कोई पार्टी चल रही हो और बाकी जगहें भर गई हों। 1 घंटे बाद जब मैंने दोबारा बाहर झांका तो कार जा चुकी थी। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य रहा। मैं 6 बजे तक सोती रही, फिर काम के लिए तैयार हो गई। जब मैं ड्राइववे से निकली तो कार नहीं थी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात की शिफ्ट थोड़ी थकाने वाली रही, लेकिन मैं अगले दिन की छुट्टी के ख्याल से खुश थी। शिफ्ट खत्म होते होते देर हो गई और मैं घर लौट आई। पिछली रात की तरह इस बार भी सड़क खाली थी, लेकिन जब मैंने घर के सामने देखा तो वही पुरानी कार फिर से उसी जगह पर खड़ी थी। मैंने फिर से वही किया, धीरे धीरे कार के पास से गुजरी और खिड़कियों में झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ अलग नहीं दिखा। इस बार गैराज में कार पार्क करने के बाद मैं ड्राइववे के आखिर तक गई ताकि उसे करीब से देख सकूं। तभी मुझे लगा कि कार की टिंटेड विंडो के पीछे कुछ हिल रहा है। ये बस एक झलक थी, शायद कोई रिफ्लेक्शन हो। मैं करीब 10 फीट दूर रुक गई, क्योंकि पूरी तरह पास जाने में झिझक रही थी, खासकर अगर कोई अंदर हो। फिर भी मुझे कुछ साफ साफ नजर नहीं आया। जाने से पहले मैंने उसकी लाइसेंस प्लेट की एक फोटो ले ली, ये सोचकर कि अगर ये बार बार होने लगे तो काम आ सकती है। हालांकि उम्मीद थी कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सावधानी में कोई बुराई नहीं है। मैं वापस अंदर चली गई। पिछली रात की तरह थोड़ी देर बाद बाहर देखा तो कार जा चुकी थी। अजीब जरूर था, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे लेकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने रात का खाना बनाया, फिर कुछ देर टीवी देखा और फिर सोने चली गई। शाम के 6 या 7 बजे तक सोती रही। जब उठी तो अंधेरा हो चुका था। चूंकि उस रात मेरी छुट्टी थी, मैंने पड़ोस में रोज की तरह लंबी सैर की। जब घर से निकली तो कार वहां नहीं थी, लेकिन जब 1 घंटे बाद लौटी तो वही कार फिर से मेरे घर के सामने खड़ी थी, उसी जगह जैसे पिछली 2 रातों में थी। मैंने पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाया था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियां थी, फिर भी ये गाड़ी हर बार सिर्फ मेरे घर के सामने क्यों? मैं उसके पास गई और इस बार खिड़की के बिल्कुल बगल में खड़ी हो गई ताकि अंदर देख सकूं। कार खाली थी, कोई नजर नहीं आया और कुछ ऐसा भी नहीं था जिससे समझ आता कि वो कार यहाँ क्यों थी। ये अजीब जरूर था, लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। इसीलिए तय करना मुश्किल था कि क्या किया जाए। मैं वापस अंदर गई और अपना फोन उठाया, जिसे टहलने जाने से पहले चार्ज पर छोड़ा था। तभी मैंने एक नोटिफिकेशन देखा। ये मेरे सीसीटीवी कैमरे से आया था, जिसमें मोशन को रिकॉर्ड किया गया था। मेरे सामने वाले बरामदे पर एक कैमरा था, लेकिन वो केवल दरवाजे की ओर था और तभी अलर्ट भेजता जब कोई दरवाजे के एकदम पास आता। घर के मेन कमरों में भी 3 कैमरे लगे थे। नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि किसी कैमरे ने हलचल पकड़ी
तो मैंने ऐप खोलकर जांच की। वहां एक 60 सेकंड की रिकॉर्डिंग सेव थी। लगभग पूरी क्लिप में घर शांत था और कोई हलचल नहीं दिखी। मैं सोच रही थी कि शायद ये सिस्टम की गलती हो सकती है। तभी वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में कैमरे के ठीक नीचे कुछ बहुत तेज गुजरा। वो सिर्फ एक पल के लिए फ्रेम में था, केवल सर और कंधों का हिस्सा दिखा। फोन पकड़े हुए मुझे लगा जैसे मेरे हाथ सुन्न हो गए हों। जिस कमरे से ये फुटेज थी वही मेरा बेडरूम था और मैं उसी में खड़ी थी। घर की खामोशी अचानक बहुत भारी लगने लगी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। वो कहीं भी हो सकता था, शायद अभी भी मुझे देख रहा हो। ये सोचकर मेरी सांसें और तेज हो गई। ये एहसास होते ही कि मुझे वहां से निकलकर जाना चाहिए, मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। तभी पीछे बेडरूम में कुछ हलचल हुई और जैसे ही मैं सीढ़ियों पर पहुंची, मुझे गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे 10 या 15 फीट पीछे थे। मैं सामने के दरवाजे तक पहुंची और सीधे जंगल की ओर भागी। उस पल मैं इतना डरी हुई थी कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस जिंदा बचने पर ध्यान दे रही थी। आखिरकार अंधेरे जंगल में सिर्फ सूखे पत्तों पर मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। मैंने तुरंत 911 को कॉल किया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक कार गायब हो चुकी थी, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास उसकी लाइसेंस प्लेट की तस्वीर थी जो मैंने एक दिन पहले ली थी। उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने में उन्हें सिर्फ 3 घंटे लगे। वो कोई 20 साल का युवक था और पूरी तरह से पागल लग रहा था। सच कहूँ तो अगर मैंने पलटकर उसे अपने पीछे देखा होता तो शायद मैं डर के मारे गिर पड़ती। उसके पास मुझे निशाना बनाने की कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन साफ था कि वो मुझे ही टारगेट कर रहा था। उसके फोन में मेरे घर की कई तस्वीरें थी, यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी जिनमें मैं रात के समय लिविंग रूम में बैठी नजर आ रही थी। वो हर दिन नोट्स छोड़ जाता जब मैं काम से घर लौटती थी। सबसे डरावनी बात यह है कि हम अब तक नहीं जान पाए थे कि वो घर में कैसे घुसा और कैमरों से बचते हुए कैसे घूमता रहा। अगर वो बिना देखे अंदर आ सका तो ये कहना मुश्किल है कि ये पहली बार था या नहीं। हो सकता है कि वो काफी समय से मेरा पीछा कर रहा हो और वो जानता हो कि कैमरे कहाँ हैं। शायद पहली बार उसने गलती से बेडरूम के कैमरे के सामने खुद को दिखा दिया। फिर भी अब मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में एक जरूरी बात शेयर करना चाहता हूँ ताकि सभी सतर्क और शांत रहें। मैं कनाडा के एक पुराने शहर में रहता था जहाँ कई वीरान इमारतें थी। हमारे पास करने को ज्यादा कुछ था नहीं, तो मैं और मेरे दोस्त इन इमारतों की खोज करने लगे। इससे पहले कभी कुछ अजीब नहीं हुआ था, लेकिन जिस अनुभव की मैं बात करने जा रहा हूँ वो अलग था। कभी कभी हमें खून जैसा कुछ तरल दिखता था या जमीन पर पेंटाग्राम दिखाई देता था, जो शायद उस व्यक्ति का था जो पहले उस घर में रहता था। लेकिन कुछ बहुत डरावना नहीं हुआ था जब तक कि मैं आखिरी बार वहां नहीं गया। जब मैं छोटा था तब मैं एक डे केयर में जाता था जो एक मानसिक अस्पताल का हिस्सा था, लेकिन रोगियों और बच्चों की कमी की वजह से वो बंद हो गया था। कुछ साल पहले मैं दोस्तों के साथ वहां गया था। जब ये हुआ तब मेरी उम्र 15 साल थी और मेरे ज्यादातर दोस्त भी उसी उम्र के थे। जब हम वहां पहुंचे तो माहौल बहुत अजीब था, कोहरा, अंधेरा और हल्की बारिश। मुख्य दरवाजा बंद था तो हम सबने मिलकर उसे पार किया, काफी शोर करते हुए। हम हंसते रहे ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा। हमने अपनी टॉर्च से पुराने खेल के दौरान पार्क को देखा, लेकिन रोशनी के बावजूद भी हम ज्यादा दूर नहीं देख पा रहे थे। फिर हमने उस जर्जर इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। जब हम डे केयर सेक्शन में पहुंचे तो हमारे कदमों के नीचे कांच और मिट्टी की चरमराहट हो रही थी। चारों ओर टूटे हुए लेगो, फर्नीचर के टुकड़े, फटी हुई गुड़िया और पुराने खिलौने पड़े थे। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए
माहौल और भी शांत होता गया। केवल हमारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कमरे के कोने में मुझे क्रेयॉन से भरा एक प्लास्टिक कंटेनर दिखा और जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक हमें साइक्लोबॉर्ड की ओर जाने वाले धातु के दरवाजे के पीछे से एक तेज आवाज आई। हम 5 लोग थे और ज्यादातर दोस्त काफी साहसी और थोड़े घमंडी थे। जब ब्रायन ने कहा कि चलो देखते हैं कि आवाज कहां से आई, तो हम सब ने एक दूसरे को देखा। मुझे ये विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उस ग्रुप में कोई भी मना नहीं करता था। हम सब धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचे। वो जंग लगा था। हम सब ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। काफी जोर लगाना पड़ा। दरवाजा चरमराया और आखिरकार थोड़ा सा खुल गया। जैसे ही हम अंदर गए, हवा में धातु और सड़न की गंध और तेज होती गई। हमारी टॉर्चें हर दिशा में घूम रही थी। गलियारे तंग थे और दोनों ओर जंग लगे कुछ दरवाजे थे। मुझे थोड़ी घुटन और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी। तभी ब्रायन ने एक कमरे के अंदर टॉर्च डाली। जैसे ही वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा, हम सब वहीं रुके और चुपचाप उसे देखने लगे। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। मुझे लगा कि मैंने यहाँ किसी को देखा, लेकिन अब सब ठीक लग रहा है। उस वक्त मुझे लगा कि वो बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। फिर हम उस कमरे से बाहर आ गए और हम साइको वार्ड के अंदर और आगे बढ़े। तभी हमारे एक दोस्त ने अचानक रुकने को कहा। हम रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। थोड़ी दूर गलियारे में हमें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे और डर हमारे चेहरों पर साफ झलक रहा था। ब्रायन आवाज की दिशा में आगे बढ़ता रहा। एक पल को हमने सोचा कि उसे छोड़कर वापस चलें, लेकिन हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। जब हम दाईं ओर एक कमरे में पहुंचे, तो वहां सड़े हुए मांस की तेज गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक मरा हुआ हिरण पड़ा था और कंक्रीट पर खून के धब्बे थे। मेरे एक दोस्त का पेट बहुत कमजोर था और उसने फर्श पर उल्टी कर दी। तभी हमें कहीं से फुसफुसाहट सुनाई दी। ब्रायन ने टॉर्च कमरे के कोने की तरफ घुमाई, जहां एक आदमी खड़ा था, सिर झुकाए और चमकीली हरी टी शर्ट पहनी, जो खून से सनी लग रही थी और उसके पैर घायल लग रहे थे। वो धीरे धीरे हिल रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। हम सब कुछ देर तक उसे घूरते रहे। फिर अचानक उसने अपनी पहली हरकत की। उसने हमें एक डरावनी मुस्कान के साथ देखा। फिर उसने पूछा, क्या तुम लोग यहाँ दावत देने के लिए आए हो? ये सुनते ही हम डर के मारे उस कमरे से भागकर डे केयर सेंटर की ओर दौड़ पड़े। दरवाजा खुला हुआ था और हमने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन जंग और उसके भारीपन के कारण वो बंद नहीं हो पा रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, मैंने पीछे देखा। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। हम धातु के दरवाजे के पीछे बैठे थे। कुछ पल तक सांसें रोके। फिर अचानक दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट हुई। उसी वक्त हमें लगा कि अब निकलने का समय है। हम वहां से भागे और उस जगह को बंद कर दिया। करीब 1 साल बाद जब पुलिस ने उस इलाके में तलाशी ली, तो उन्हें वही आदमी मिला। बताया गया कि वो आदमी उस साइको वार्ड में तब भी आता था जब वो बंद होने वाला था। उसे जिस पागल खाने में भेजा गया था, वहां से भाग निकला और परिसर के आसपास जंगल में रहने लगा। वो जंगली जानवरों के कच्चे मांस पर निर्भर था, जिससे उसे कई बीमारियां भी हो गई। बाद में ऐसी अफवाहें भी सामने आई कि उसने जंगल में किसी को मार डाला था, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। आखिर में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सावधान रहें, खासकर वीरान इमारतों और ऐसे खतरनाक इलाकों में जाने से पहले। ये करीब 4 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी वो रात मुझे याद है। उस दिन बहुत तेज तूफान आया था। मैं एक उबर ड्राइवर था और ऐसे मौसम में अक्सर राइड मिलना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो पूरी रात एक भी पिकअप नहीं मिलती थी। फिर भी मैं बाहर ही रहता, या तो गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुनता या किसी पार्किंग में बैठकर यूट्यूब देखता। कुछ राइड्स मिलती तो थोड़े पैसे बन जाते।
ये रात वैसी ही थी जैसी मैंने सोची थी। तूफान में ना कोई बाहर था और ना कहीं जा रहा था। शुरुआत में मैं एक पार्किंग में बैठा रहा, फोन चलाता रहा और दूर से आती तेज हवा और बारिश की आवाज सुनता रहा। करीब 1 घंटे बाद मैं कुछ खाने चला गया, फिर वापस उसी पार्किंग में आकर इंतजार करने लगा। काफी देर बाद मुझे एक पिकअप रिक्वेस्ट मिली। नोटिफिकेशन में लिखा था कि कस्टमर मुझसे 25 मिनट की दूरी पर है और उसे वहां से 20 मिनट की दूरी पर जाना है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि आसपास कोई और उबर ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए भले ही मैं कितनी भी दूर हूँ, रिक्वेस्ट मुझे ही मिलती है। उस रात वैसे भी मेरे पास करने को कुछ था नहीं, तो मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और निकल पड़ा। वहां तक पहुंचने में समय बहुत लंबा लग रहा था। शायद इसकी वजह बाहर का तूफान था और माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूल ही गया हूँ कि किसी को लेने जा रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं जिस सड़क पर था वो काफी सुनसान थी और मुझे याद नहीं कि मैं पहले कभी उस दिशा में गया हूँ या नहीं। रास्ते में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ और खाली जमीन। करीब 35 मिनट बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जो नक्शे में दिखाई गई थी। वो 2 सड़कों का कोना था, लेकिन उनके बीच 2 और सड़कें थी जिनके दोनों ओर बस पेड़ और खाली खेत थे। सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने ऐप पर यह पुष्टि की कि मैं सही जगह पहुंच चुका हूँ। फिर कार में बैठकर इधर उधर देखने लगा, सोचते हुए कि कोई इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहा है। 1 मिनट बाद जब आसपास कोई नहीं दिखा तो मैंने फोन उठाया और उन्हें मैसेज टाइप करने लगा कि वो कहाँ हैं। तभी मैंने साइड मिरर में देखा कि कोई मेरी कार की तरफ आ रहा है। वो सीधे आया, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ से आया। वो पूरी तरह से भीग चुका था और उसका चेहरा परेशान और थोड़ा गुस्से में लग रहा था। आपने उबर मंगवाया? मैंने उससे पूछा और उसने मेरा सरनेम लेकर जवाब दिया, जिससे साफ हो गया कि वो वही व्यक्ति था। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में मुझे उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगा। वो पिछली सीट में ठीक बीच में बैठा था, जिससे हर बार जब मैं मिरर में देखता तो वो साफ नजर आता। उसकी मौजूदगी से असहज महसूस हो रहा था, जैसे वो कुछ करने वाला हो। मैं पूछना चाहता था कि वो इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मैं कोई बहस या परेशानी नहीं चाहता था, इसीलिए चुपचाप रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इलाका और भी सुनसान होता गया। मैंने सोचा शायद पूछ लेना ठीक रहेगा। मैंने हल्के और दोस्ताना लहजे में कहा, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब है इतनी तूफान और बारिश के बावजूद भी। मैंने शीशे में उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें मेरी नजरों से बच गई। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर चुपचाप रह गया। उसने मेरी बात को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उसका यह व्यवहार काफी संदिग्ध लगने लगा। मुझे उसकी मौजूदगी अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और चिंताजनक बात यह थी कि वो बेचैन हो रहा था, इधर उधर देख रहा था और बीच बीच में शीशे में मेरी तरफ भी देखता था। बारिश की बूंदों से भीगी विंडशील्ड के पार सड़क पर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था और ये सोचकर कि वो पीछे क्या कर रहा है, मेरी घबराहट और बढ़ गई। फिर अचानक वो बोला, मुझे यहीं उतार दो। मैं थोड़ा हैरान हुआ और पूछने लगा कि क्या वो श्योर हैं, लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। मुझे यहीं उतार दो। उसका अंदाज काफी अजीब लग रहा था और मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। मैंने वही किया जो उसने कहा और गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी नजर मेरे फोन पर टिकी थी, जो सेंटर कंसोल पर उबर ऐप के साथ खुला था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन रुक गया। कुछ पल के लिए वहीं रुका रहा, फिर मेरे फोन को देखता रहा और धीरे से अपना फोन निकालकर उसमें कुछ देखने लगा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसे याद आ गया था कि ऐप में उसका पूरा नाम और जानकारी दर्ज है। अगर वो कुछ गलत करता तो वो सीधा उससे जुड़ जाता।
जैसे ही मैंने देखा कि उसकी नजरें मेरे फोन पर थी, मुझे उसी पल समझ आ गया कि उसे सब याद आ गया है। उसे एहसास हुआ कि ऐप में उसका पूरा नाम दर्ज है। मैंने जल्दी से कहा, चिंता मत करो, मैं खुद ही राइड कैंसिल कर दूंगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं चाहता था कि वो समझे कि मुझे कोई शक नहीं है और शायद उसे लगे कि जानकारी मिट जाएगी। वो कुछ समय तक मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और अजीब सी ठंडक थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दरवाजे से हाथ हटाया और चुपचाप वहां से चला गया। वो तूफान में गायब हो गया। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और वहां से निकल गया, इससे पहले कि वो अपना इरादा बदलता। भले ही मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी मैंने उसके अजीब व्यवहार की सूचना पुलिस को दी, क्योंकि कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कई दिन यूं ही बीत गए जब तक मुझे एक चिंताजनक कॉल नहीं मिली। उसी रात एक व्यक्ति लापता हो गया था, जिसे आखिरी बार उसी जंगल के पास देखा गया था। उन्होंने मुझे उस रात की घटना के बारे में और जानकारी के लिए फोन किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी बताया उसके बावजूद वो ना तो उस आदमी को ढूंढ पाए जिसे मैंने उठाया था और ना ही लापता व्यक्ति को। दुर्भाग्य से तेज तूफान के कारण जब तक खोज शुरू की जाती तब तक सारे सुराग और सबूत बह चुके थे। दोनों ही पूरी तरह से गायब हो गए। मैं ही वो आखिरी व्यक्ति था जिसने उस आदमी को देखा था। आज भी सोचता हूँ तो लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाला था जो उस रात खुद लापता नहीं हुआ।